देखिए, ये विषय गंभीर विषय है। इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इस पे अपना चिंताएं व्यक्त की हैं। आपको याद होगा, न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी का भी एक निर्णय इस पे आया था, फैसला आया था। आज जो आपने प्रश्न किया है, 3 जज का बेंच सर्वोच्च न्यायालय का इस पे अपना मत व्यक्त करेगा। कानून आवश्यक होते हैं, पर कानूनों का रिव्यू भी उतना ही आवश्यक होता है कि कानून किस तरह से जो बनाया गया उसका सही उपयोग हो रहा है या उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर वो आशंकाएं ज़्यादा हैं तो उस पर न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करती है, कानून बदले भी जाते हैं, कानूनों का संशोधन भी होता है, कानून हटाए भी जाते हैं। कोई भी कानून एक व्यवस्था समाज में बनाने के लिए, और कोई उल्लंघन ना हो व्यवस्था का, नियमों का, उसके लिए होते हैं। कानून और संविधान नागरिकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए भी होता है, साथ में समाज की। प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं बनता, हथियार तो फौज के पास होता है। प्रजातंत्र के पास संविधान और नियम, उसी पर देश चलता है। Being a student of law, I have believed in, and I still subscribe to, rule of law, not rule by law. What has become a disturbing trend, that laws are being more and more being made draconian, which threaten the very foundational values of Indian Constitution. Weaponization of laws and their use to target and humiliate should not take place. अपोजिशन कमज़ोर हो, वीक हो, तो उसका मतलब थोड़ी कि उसको दबाया जाए। अपोजिशन हमेशा कभी कम होती है, ज़्यादा होती। एक वक्त था कि अपोजिशन जो आज सरकार में है वो 2 ही एमपी थे, तो उसका मतलब थोड़ी है कि 2 एमपी उनके पास लोकसभा में होते और हम उनको दबाते। तो ये कोई प्रश्न नहीं है कि कमज़ोर है तो इसलिए जो मर्जी है तो सरकार करे। हमने 2 से नीचे तो हम नहीं गए हैं ना आज तक, लेकिन हमने 2 का नंबर भी देखा है और किसी ने उनको दबाया नहीं। पहले ज़माने में जंगें होती थी, खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी, जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूँगा, इस चीज़ को जहन में रखें और इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जो कार्रवाई उन्होंने की है, कागज़ उनके पास है, राहुल गांधी से पूछताछ की है। अब इन बेचारी औरत को क्यों परेशान करते? डॉक्टर साथ है, उसका मतलब है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो ये काफ़ी सबूत है। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है, बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकती ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहाँ मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है, डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। क्योंकि ईडी के पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई है कि सीबीआई से ज़्यादा ईडी पे पावर आ गई है। सीआरपीसी का जो प्रोसेस होता है, ईडी को एक प्रकार से उसको भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बुलाया, बातचीत करी, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। बयान लेते हैं, वो बयान कोर्ट में भी उनके लिए मान्य होते हैं। प्रधानमंत्री जी से और
गृह मंत्री जी से मिलने के लिए बहुत सारे इश्यू है राजस्थान को लेके भी। ईडी को लेके जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएमओ और होम मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं या उनके जो प्रेस अटैची हैं वो अवश्य मेरी भावना पहुँचा रहे होंगे। वो उनको नहीं मालूम है क्या, जब मैं ये कह रहा हूँ ऊपर के आदेश से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स काम कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, प्राइवेटली वो खुद ही कहते हैं कि कोई रेड होने के पहले कायदा होता है, करीब करीब एक महीना पहले रेखी होती है, असेसमेंट होता है कि क्या संभावना है कैश मिलने की या डॉक्यूमेंट मिलने की। वो कहते हैं कि रात को इतना आती है, कल सुबह छापे डाल दें यहाँ पर। वो सब जानते हैं। ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के अधिकारी भी समझ गए हैं कि ये क्या हो रहा तमाशा, पर बोल नहीं पा रहे, उनको नौकरी करनी है। पब्लिक चिंता में इसलिए नहीं बोल पा रही है। तो मेरे कहने का जो तीनों से मिलने का मकसद था, ये टाइम मांगा मैंने, टाइम आया, फटाफट आ गया टाइम, और फिर फटाफट मना भी आ गया कि नहीं हम आपके खुद ही मिलेंगे आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम बातें जो मैंने कही है उनको, वो मैंने एक मैसेज देने के लिए कही है प्रधानमंत्री जी को भी और गृह मंत्री जी को भी।